अपने कमरे से निकलती हुई आयशा को राघव यानी उसके भाई ने कहा, कहाँ जा रही हो तुम? ये सुनकर आयशा ने राघव को ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर उसकी बात का जवाब दिए बिना एटीट्यूड में वहाँ से निकल गई। राघव वहीं खड़ा खड़ा आयशा को देखकर खुद में बड़बड़ाते हुए बोला, जाओ बेटा जाओ, तुम्हें क्या लगता है तुम जो करने जा रही थी? रिकॉर्डिंग की आवाज सुनकर आयशा झटके से पीछे मुड़ी और देखकर बोली, कौन है? कौन है? बाहर आओ, मैं कहती हूँ बाहर आओ। कौन मेरे साथ ये लुक्का छुपी का गेम खेल रहा है? जो भी बात करनी है सामने आकर करो। लेकिन इतने पर भी जब कोई बाहर नहीं आया तो आयशा बहुत चिड़चिड़ा गई और पास में ही पेड़ के नजदीक गई जहाँ से उसे आवाज सुनाई दे रही थी। तो उसे पेड़ की डाल पर एक मोबाइल दिखाई दिया। मोबाइल उठाकर उसने वो रिकॉर्डिंग देखी तो वो चौंक गई। ये उसी रात की रिकॉर्डिंग थी जिस रात उसने अमित के साथ होटल में कुछ पल बिताए थे। ये देखकर वो घबरा गई, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी वो रिकॉर्डिंग देख ही रही थी, इतने में फिर उसी अनजान नंबर से फोन आया। फोन उठाकर आयशा ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला तो सामने से आवाज आई, क्या लगा तुझे हम तुझे तेरे गहने वापस दे देंगे? वो भी इतनी आसानी से? ये तेरी गलतफहमी थी। अब हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। तुमने अगर हमारी बात मानी भी होती तो भी हम तुम पर थोड़ी दया करते, लेकिन तुमने हमारी कोई बात नहीं मानी। जो कहा तुमसे तुमने उसका उल्टा किया। तो पहले तुमने दिव्यांशी को अपनी कंपनी से निकलवा दिया, फिर तुमने 50 लाख वाली बात का आरोप प्राची पर लगवाया। ये सुनकर आयशा ने उसकी बात बीच में काटकर बोला, ये सारी बातें तुम कैसे जानती हो? तुम हो कौन? तुम्हें कैसे मेरे पल पल की खबर रहती है? मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। लेकिन इतने में फोन कट चुका था। वो देखकर आयशा दांत मिसमिसाते हुए फोन उठाकर अपने साथ लेकर घर चली गई और अपने कमरे में जाकर उसने फोन देखा जिसमें रिकॉर्डिंग थी। उसमें कोई छेड़खानी करने की कोशिश की तो उसके हाथ से उस फोन में कुछ नहीं हो रहा था। जैसे स्क्रीन टच करी तो बस रिकॉर्डिंग खुल रही थी और रिकॉर्डिंग बंद हो रही थी। इसके अलावा उसमें कोई गतिविधियां नहीं हो रही थी। ये देखकर आयशा थोड़ा सा और परेशान हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर इतना तो समझ चुकी थी कि कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो उसके साथ हर पल मौजूद रहता है। और ऐसा है कौन जो उसके साथ घर पर भी, होटल में भी और अभी यहाँ तक कि कंपनी में भी मौजूद रहता है? कहीं ये सब मिस रिचा तो नहीं कर रही? आयशा के मन में शक पैदा हुआ, पर फिर उसे लगा कि नहीं, मिस रिचा ने इतनी हिम्मत कभी की नहीं उससे गद्दारी करें। और उनके अलावा और कोई है भी तो नहीं। एक दिव्यांशी थी जिसने उसने कंपनी से निकलवा दिया, और अगर दिव्यांशी ये सब कर रही है तो कैसे? दिव्यांशी तो अब कंपनी में भी रही नहीं। ये सारी बातें आयशा को काफी परेशान कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। वो सारी बातें सोच रही थी। इतने में उसके फोन पर अमित का फोन आया। अमित का कॉल देखकर आयशा ने अनमने मन से फोन उठा के कहा, हाँ बोलो, क्या हुआ डार्लिंग? काफी परेशान नजर आ रही हो तुम। सामने से अमित ने कहा, नहीं कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा परेशान हूँ। किसी बात को लेकर? और कौन तुम्हें परेशान कर रहा है? ये सुनकर आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया तो अमित फिर से बोला, आयशा क्या बात है, मुझे बताओ कम से कम। मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगी, अभी फोन रखती हूँ। और इतना कहकर आयशा ने गुस्से में फोन काट दिया। तो अमित ये देखकर थोड़ा परेशान हो गया। वो आयशा को जितना समझता था, जितना जानता था, आयशा इतना कभी नहीं चिड़चिड़ाती थी और आयशा उससे प्यार करती थी। ये बात अमित बहुत अच्छी तरीके से जानता था, इसीलिए तो वो आयशा को लेकर इतना सोचता था। जहाँ आयशा ये सारी हरकतें कर रही थी, वहीं अमित आयशा को अच्छा बनाने के लिए उसकी हेल्प करना चाहता था। लेकिन आयशा अमित की कोई बात ही नहीं सुनती थी। अमित ने आयशा को कई बार समझाया कि वो सारे काम छोड़ दे, वो खुद अपनी मेहनत से कमाई लाए, पर वो अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन आयशा मानती कहाँ थी, और इसी वजह से अमित भी उससे ज्यादा फोर्स नहीं करता था। मिस रिचा अपने केबिन में काम कर रही थी। इतने में रूपल उनके पास आकर बोली, मैम मे आई कम इन? यस कम इन। मिस रिचा ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया तो रूपल धीरे से केबिन का गेट पुश करके अंदर आई और सामने वाली चेयर पर बैठकर बोली, मैम आपने अमन सर से मिस सिसोदिया वाले प्रोजेक्ट की बात की क्या? हाँ मैंने उनसे बात की थी। तुम्हें कैसे पता चला? I mean, वो प्रोजेक्ट वाली बात? वो मैम मैंने मैनेजर हसरत को आपसे बात करते हुए सुना था, तभी पता चला था। अच्छा ठीक है, तुम बताओ तुम किस काम से आई हो? मैम मैं बताती हूँ, कुछ खास तो नहीं है, पर मैं भी जानती हूँ कि मैं
पहली बार रूपल नहीं रही, मेरा मतलब मैं जानती हूँ मैं अमन सर और प्राची मैम को अलग करने में दिव्यांशी का साथ दिया था। अब तो दिव्यांशी भी सुधर गई है, वो भी अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहती है और प्राची मैम और अमन सर को दोबारा एक करना चाहती है। मिस ऋचा रूपल पर पूरी तरह विश्वास नहीं करना चाहती थी, पर उन्हें अपनी आंखों पर चश्मा हटाते हुए रूपल से कहा, हम यहाँ प्रोफेशनल काम करने के लिए आते हैं, तो वही करे ज्यादा बेहतर होगा। ये सुनकर रूपल ने मिस ऋचा को ध्यान से देखा और बोली, मैं जानती हूँ मैम, आपको दोबारा मुझ पर भरोसा करना शायद सही नहीं लग रहा होगा, पर मेरा यकीन कीजिए, मैं अब पहली वाली रूपल नहीं हूँ। अब रूपल आगे क्या बोलेगी? क्या वो कुछ एक नया आइडिया देगी? क्या मिस ऋचा उसका साथ देंगी? ये सारी बातें आपको धीरे धीरे पॉकेट एफएम पर पता चलेंगे। ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करना मत भूलिएगा। अगले एपिसोड का इंतजार कीजिएगा।